फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम दो डीए एजेंटों एंथनी और हुआन को कई अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ एक गोदाम पर छापा मारने के लिए जाते हुए देखते हैं। उन्हें संदेह है कि गोदाम दवा उत्पादन और वितरण का एक अवैध केंद्र है। रास्ते में हुआन ने खुशी से बताया कि वह और उसकी पत्नी जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लंबे समय के साथी एंथनी इस खबर से बेहद खुश हैं और उन्हें बधाई देते हैं। कुछ मिनट बाद वे गोदाम में पहुंचते हैं। एंथनी ने हुआन को कार में इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह अन्य अधिकारियों के साथ अंदर छापेमारी के लिए शामिल हो गया। शुरुआत में ऑपरेशन सुचारू रूप से चला क्योंकि उन्हें कई लोग खतरनाक परिस्थितियों में विभिन्न अवैध दवाओं के उत्पादन और पैकेजिंग के लिए काम करते हुए मिले। इन सभी लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और बाहर ले जाया गया गोदाम का। हालांकि एंथनी ने गोदाम के उत्पादन स्थल की ओर देखने वाले कार्यालय के अंदर एक व्यक्ति को देखा। वह और एक अन्य अधिकारी तेजी से ऊपर कार्यालय की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्होंने गोदाम के मैनेजर पाब्लो को एक ड्रग सौदे के बीच रंगे हाथों पकड़ लिया। पाब्लो के साथ उसका अंगरक्षक एस्टेबन एक विशाल मांसल व्यक्ति था। एंथनी पाब्लो को नीचे ले जाता है जबकि एस्टेबन के साथ दूसरा पुलिस अधिकारी भी होता है। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद एस्टेबन पुलिस वाले पर हावी हो जाता है और उसकी बंदूक छीनने में सफल हो जाता है। एंथनी ने इसे नोटिस किया और एस्टेबन पर गोली चला दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपराधी शीशे की खिड़की से कूद जाता है और भागने लगता है। जब ये सब गोदाम में हो रहा था, बाहर हुआन अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था कि अचानक गोदाम की एक खिड़की टूट जाती है और एस्टेबन बाहर गिर जाता है। हुआन पूरी तरह से सतर्क हो जाता है और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एस्टेबन ने उस पर गोली चला दी, जिससे अपराधी के भागने के कुछ मिनट बाद ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंत में एंथनी घटनास्थल पर पहुंच गया। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के शव को देखकर टूट गया और रोने लगा। फिर दृश्य निक नाम के एक बूढ़े व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है जो अपनी नाव पर दोपहर का आनंद ले रहा है। ये पता चला है कि वह एक पूर्व सेना स्नाइपर है जिसने कई वर्षों तक सरकार के लिए हिटमैन के रूप में काम किया है। जैसे ही वह गोदी में आया, फ्रांसिस नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया। उनकी बातचीत से पता चला कि फ्रांसिस सरकार के लिए काम करता है और वर्तमान में एक प्रस्ताव के साथ निक से मिलने जा रहा है। वह चाहते हैं कि निक एक प्रमुख के रूप में लौटकर ऐसे कई लक्ष्यों को खत्म करे जिन पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने का संदेह है। थके हुए निक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह हिंसा के किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत बुरा हो गया है। लेकिन फ्रांसिस ने बताया कि उसे स्पष्ट रूप से पैसे की आवश्यकता है क्योंकि उसके पास एकमात्र संपत्ति छोटी नाव है, जिसके बाद वह निक को बदलने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि की पेशकश करता है। सौदा करने के बाद उसका मन फ्रांसिस हंस से हो गया। निक की एक फाइल जिसमें उन सभी लक्ष्यों के नाम हैं जिन्हें सरकार सूची से हटाना चाहती है, कई उच्च स्तरीय ड्रग डीलरों से भरी हुई है जो ड्रग एनफोर्समेंट के मुख्यालय में अपने लाभ के लिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। प्रशासन या डी एंथोनी और उसका बॉस पाब्लो से पूछताछ करने के लिए पूछताछ कक्ष में प्रवेश करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वह किसके लिए काम करता है। पाब्लो बताते हैं कि उनका बॉस कोई साधारण ड्रग सप्लायर नहीं है। वह स्पष्ट रूप से जोड़ता है कि यदि उसकी योजनाएं सफल हो गईं तो वे इतनी बड़ी तबाही लाएंगे कि पूरा देश घुटनों पर आ जाएगा। जब पुलिस अधिक जानकारी मांगती है तो वह चुप हो जाता है। पाब्लो का कहना है कि वह कम सजा और जेल में प्रवेश करने से पहले एक 5 सितारा होटल में आरामदायक प्रवास के बदले में केवल और विस्तार से बताएगा। हालांकि अनुरोध अनुचित लगता है, पुलिस को जानकारी की सख्त जरूरत है, इसलिए उनके पास उसकी मांगों को कहीं और पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। निक फ्रांसिस द्वारा प्रदान किए गए स्थान पर जाता है। ये पता चलता है कि फाइल पर पहला लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि पाब्लो है और वर्तमान में निक आता है। पाब्लो जिस होटल में ठहर रहा है उसके ठीक सामने। उस दोपहर के बाद निक को अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सही जगह मिल जाती है और वह होटल के सामने एक छत पर चला जाता है। वह अपनी पसंदीदा स्नाइपर राइफल को गोल्फ बैग में रखता है और स्पष्ट दृश्य के लिए इसे शीर्ष पर रखता है। कुछ ही समय बाद एंथनी पाब्लो को लेने और उसे वापस जेल ले जाने के लिए होटल पहुंचता है। वह डीलर को हथकड़ी लगाता है और उसे नीचे एक सुरक्षा वाहन तक ले जाता है। हालांकि जैसे ही पाब्लो वाहन में बैठने वाला होता है, निक को एक स्पष्ट निशाना मिलता है और वह उसकी आंखों के ठीक बीच में एक गोली मार देता है। कुछ ही सेकंड में डीलर की मौत हो जाती है। एंथनी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए वह शूटर का स्थान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन निक पहले ही घटनास्थल से भाग चुका है। कुछ दिनों बाद डीईए मुख्यालय में एंथनी की अपने बॉस और एजेंसी के अन्य सदस्यों के साथ बैठक होती है। मुखिया को अपने जासूसों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ये संदेह है कि पाब्लो राष्ट्रव्यापी दवा वितरण में शामिल एक बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था।
इसके अलावा जासूस ने खुलासा किया कि नेटवर्क के कुछ सदस्य उसी शहर के एक लोकप्रिय होटल में ठहरे हुए हैं। इस नई जानकारी के साथ एंथनी ने अपने लोगों को होटल के चारों ओर खड़ा कर दिया और कई ड्रग डीलरों पर 24/7 नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि डीलर किस बारे में बात कर रहे हैं। इसे सुने बिना वे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंथनी एक छोटा माइक्रोफोन लेता है और होटल में जाने का फैसला करता है। हालांकि उनके आगमन पर एंथनी को आंतरिक वीआईपी मुख्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जहां डीलर वर्तमान में रह रहे हैं। जैसे ही वह पास के एक रेस्तरां में कुर्सी पकड़ता है, एंथनी की नज़र एक महिला शेफ पर पड़ती है और वह फैसला करता है कि वह उसकी मदद करने में सक्षम हो सकती है। घंटों बाद जब शेफ घर लौट रहा होता है, एंथनी उसके पास आता है। वह तुरंत अपना परिचय एक पुलिस अधिकारी के रूप में देता है जो क्षण भर के लिए बात करना चाहता है। सौभाग्य से शेफ बातचीत के लिए सहमत हो जाता है और अपना परिचय मीना के रूप में देता है। इसके बाद एंथनी उसे कई ड्रग डीलरों के बारे में बताता है जो उसके होटल में ठहरे हुए हैं और कैसे उसे उनके करीब आने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। उसे बस एक टेप रिकॉर्डर लेना है और उसे उस वीआईपी कमरे में रखना है जहां वह काम करती है। एंथनी ने खुलासा किया कि हजारों नहीं तो सैकड़ों लोगों का जीवन इस मामले पर निर्भर है और वह मीना से मदद की गुहार लगाता है। सौभाग्य से वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और माइक्रोफोन अपने साथ ले जाती है। बैठक के बाद एंथनी अपने सहयोगियों के पास लौट आता है और वे होटल के वीआईपी अनुभाग के अंदर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करते हैं। कैमरे के माध्यम से उन्होंने देखा कि मीना ने रिकॉर्डिंग डिवाइस को एक टेबल के नीचे सफलतापूर्वक लगाया है। हमें यह भी पता चला कि निक अपनी कार से ठीक उसी होटल की निगरानी कर रहे हैं। फिर वह अपने पूरे चेहरे को मास्क से ढक लेता है और आपातकालीन रास्ते से होटल में प्रवेश करता है। इस बीच एंथनी और उनकी टीम ने नोटिस किया कि ड्रग डीलरों के समूह में बेन फारी नाम का एक व्यक्ति शामिल है, जो एक धनी व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति है। जैसे ही एंथनी सुनता है, बेन फारी फर्नांडो नामक वैज्ञानिक का स्वागत करता है। जाहिरा तौर पर उन्होंने फर्नांडो को एक सुपर परिष्कृत उपकरण बनाने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया था जो स्थानीय संचार नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे थे, फर्नांडो ने बेन फारी को अपने आविष्कार के परीक्षण के लिए अगले कमरे में आमंत्रित किया। निराश एंथनी देखता रहा जैसे ही वे हारते हैं। ऑडियो जब ड्रग डीलरों का समूह अगले कमरे में जाता है, तब पता चला कि फर्नांडो ने एक रिमोट डिवाइस का आविष्कार किया है जिसका नियंत्रण एक मोबाइल के अंदर रखा गया है। एक बटन के प्रेस के साथ डिवाइस शहर के पूरे हिस्से से बिजली कनेक्शन बंद कर सकता है। बेन फेयर ने इसका उपयोग पूरे देश के विद्युत ग्रिड को खराब करने, इसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए करने की योजना बनाई है। जैसे ही वे अपनी योजनाओं पर चर्चा करने में तल्लीन होते हैं, निक फेस मास्क और साइलेंसर वाली बंदूक के साथ वीआईपी सेक्शन में प्रवेश करते हैं। उसने तुरंत ड्रग डीलरों और उनके सुरक्षा गार्डों पर गोलियां चला दी जिससे कई लोग मारे गए। हालांकि बेन फारी और फर्नांडो भागने में सफल रहे क्योंकि उनके लोगों ने निक को गोलीबारी में शामिल कर लिया। कुछ ही देर बाद एंथनी भी वहां पहुंचता है और देखता है कि फर्श पर कई शव पड़े हैं। वह मस्त निक के साथ भी आमने सामने आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, अनुभवी निक ने एक ग्रेनेड फेंका जिससे वह स्तब्ध रह गया। जब तक एंथनी को होश आता है तब तक सामूहिक आंकड़ा कहीं नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद बेन फरी अपनी भतीजी रशीदा द्वारा आयोजित एक पार्टी में शामिल होता है। घटनास्थल पर कई हाई प्रोफाइल मेहमान मौजूद हैं। एंथनी भी अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और तुरंत रशीदा के साथ बातचीत करने के लिए आकर्षित हो जाता है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वह उससे पूछता है कि उसके चाचा इस समय कहाँ होंगे। उससे अनभिज्ञ बेन फारी उत्सुकता से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे देख रहा है। एंथनी का पर्दाफाश जल्द ही हो गया क्योंकि एस्टेबन ने उससे पहले की मुठभेड़ से पहचान लिया। यह महसूस करते हुए कि वह एक पुलिस वाला है, क्रोधित बेनफारी ने अपने लोगों को एंथनी और उसकी योजना के बारे में जानने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का आदेश दिया। इस बीच एंथनी ने निक को पार्टी में देखा और कुछ दिन पहले होटल में उनके बीच हुए टकराव को याद किया। हालांकि उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, एंथनी उसकी मुद्रा और आकार को पहचानता है, लेकिन इससे पहले कि वह निक के पास पहुंच पाता, बूढ़ा आदमी वहां से भाग जाता है। सौभाग्य से मीना भी पार्टी में आती है और एंथनी को अपनी कार में सवारी की पेशकश करती है, लेकिन उसे पकड़ने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति दूर भागता रहता है। रहस्यमय व्यक्ति को छोड़ने से इनकार करते हुए एंथनी उस स्थान पर वापस आता है जहां अगले दिन उसने निक को देखना खो दिया था। कई घंटों के निरर्थक इंतजार के बाद अचानक उसे अपनी कार का पास दिखाई देता है। वह तेजी से अपने वाहन में बैठे बूढ़े व्यक्ति का पीछा करता है और उसे कुछ किलोमीटर दूर रोक देता है। एंथनी अपना लाइसेंस मांगता है और बूढ़ा व्यक्ति उसे लापरवाही से दे देता है।
घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में निक को एंथनी के पिता के रूप में उजागर किया गया, जिन्होंने उसे एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया था। इसके बाद निक एंथनी को अपने बोथ हाउस में आमंत्रित करता है और दोनों गोदी की ओर यात्रा करते हैं। वहां एंथनी अपने दिल की बात कहता है और अपने पिता से पूछता है कि उसकी पत्नी के निधन के बाद उसने घर क्यों छोड़ दिया। निक बताते हैं कि वह सरकार द्वारा भाड़े पर लिया गया हत्यारा था और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एंथनी को छोड़ने का फैसला किया। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। चूंकि एंथनी स्वयं एक डीए एजेंट है, वह अपने पिता के दृष्टिकोण को समझता है। निक ने तब खुलासा किया कि जिस मिशन पर वह वर्तमान में है वही मिशन एंथनी भी कर रहा है। पिता और पुत्र के बीच लंबी बातचीत के बाद वे दोनों काम पर वापस चले गए। जाने से पहले निक अपने बेटे को एक सेल फोन देते हैं ताकि वे बातचीत कर सकें। कुछ समय बाद काम पर लौटते समय बेन फारी के आदमी बुश एंथनी है और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाते हैं। बेन फारी उससे सवाल करता है कि कुछ दिन पहले होटल में उसके लोगों को किसने मारा था। एंथनी लापरवाही से जवाब देता है कि यह उसके जैविक पिता का काम था। उसके निडर आचरण को देखकर बेन फारी ने अपने आदमियों को उसे पीटने का आदेश दिया। इस बीच निक अपना रास्ता बनाता है जहां उसके बेटे को बंदी बना लिया जाता है। पता चला कि उसने एंथनी को जो फोन दिया था उसमें उसने जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था। वह जल्द ही स्थान पर पहुंचता है और बेन फारी के आदमियों पर एक एक करके हमला करना शुरू कर देता है। अपने पिछले सैन्य अनुभव का उपयोग करके वह अपने कई लोगों को मारने में सफल हो जाता है। हालांकि बेनफारी और फर्नांडो दोनों एक बार फिर उसकी पकड़ से दूर हो गए। फिर पिता पुत्र निक की नाव की ओर बढ़ते हैं। निक के हमले के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और उन उपकरणों की खोज करती है जिनका उपयोग देश के एक बड़े हिस्से से बिजली की आपूर्ति में कटौती करने के लिए किया जाना था। नाव पर वापस एंथनी को मीना से एक संकटपूर्ण कॉल आती है। ये पता चला कि एस्टेबन ने उसका अपहरण कर लिया था। बड़ा आदमी एंथनी को धमकी देता है कि यदि वह मीना को जीवित देखना चाहता है तो वह यथाशीघ्र निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। कॉल समाप्त होने के बाद एंथनी भयभीत दिखता है क्योंकि उसकी वजह से एक निर्दोष महिला का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह ये भी जानता है कि उसके लिए एक जाल बिछाया गया है। इसलिए वह और निक उस स्थान पर पहुंचने के बाद निर्दिष्ट स्थान पर अलग से यात्रा करने का फैसला करते हैं। एंथनी उस इमारत में प्रवेश करता है जहां मिनस अकेले ही बंधक बना लिया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है एस्टेबन प्रकट होता है और उसे भी बंदी बना लेता है। ये पता चला है कि बड़े अंगरक्षक को पता है कि बेन फारी के लोगों को उसके पिता ने मार डाला था, इसलिए उसने निक को बाहर निकालने के लिए एंथनी को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालांकि निक पहले से ही इमारत के अंदर है क्योंकि उसने एंथनी के काफी पीछे से यात्रा की थी। बूढ़े व्यक्ति ने एस्टेबन को आश्चर्यचकित कर दिया और उसके पैर में गोली मार दी। मीना और उसके बेटे दोनों को मुक्त करने के बाद निक एस्टेबन को उन्हें बिन फे के ठिकाने पर ले जाने के लिए मजबूर करता है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मर्दाना आदमी बाध्य होता है। थोड़ी देर बाद निक एस्टेबन द्वारा बंधक बनाए जाने का नाटक करते हुए ठिकाने पर पहुंचता है। उनके पास एक बॉडी बैग भी है जिसके बारे में एस्टेबन ने घोषणा की कि इसमें एंथनी का शव है। बेनफारी अपने ठिकाने के अंदर एस्टेबन और उसके बंदियों का खुशी से स्वागत करता है। हालांकि जैसे ही वह बॉडी बैग खोलता है, एक पूरी तरह से फिट एंथनी बाहर निकलता है और अपने लोगों पर घात लगाकर हमला करता है। पिता पुत्र जोड़ी फिर अंदर मौजूद सभी सुरक्षा गार्डों को गोली मार देते हैं। वे बेनफारी को पकड़ने और उसे हिरासत में लेने की योजना बनाते हैं, लेकिन गलती से उसे भी गोली मार दी जाती है और जब तक पुलिस ठिकाने तक पहुंची, निक की मौत हो गई और एंथनी चले गए हैं जबकि एस्टेबन जीवित है लेकिन उसे बॉडी बैग के अंदर रखा गया है। फिर पुलिस ने उसे हुआन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म का अंतिम दृश्य कुछ वर्षों बाद की घटनाओं को दर्शाता है। मीना और एंथनी शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है क्योंकि हुआन की विधवा को अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए एक बड़ा बीमा फंड मिलता है।